हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 74। मुरारी ने दवा मिलाकर अपने लिए जो पानी का गिलास रखा था उसे मुन्ना ने पी लिया और ऊपर अपने कमरे में चला आया। मुन्ना काफी थक चुका था। आज बहुत कुछ हुआ था जिस वजह से मुन्ना थोड़ा परेशान भी था। वह अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और कपड़े बदलकर बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम में आकर मुन्ना ने हाथ धोए और जैसे ही मुंह धोने लगा उसे गौरी का ख्याल आया। आज जो गौरी ने उससे कहा उस बारे में सोचकर मुन्ना का दिल धड़क उठा। मुन्ना शीशे में देखने लगा। उसे अपनी आंखों में गौरी के लिए भावनाएं साफ नजर आ रही थी। मुन्ना ने रो पर टंगा तौलिया उठाया और मुंह पोंछते हुए बाहर चला आया। ड्रेसिंग के सामने आकर मुन्ना अपना मुंह पोंछने लगा और जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा उसके हाथ रुक गए और गौरी का ख्याल आ गया। उसके कानों में गौरी के कहे शब्द गूंजने लगे। ये शहर सच में बहुत खूबसूरत है मान, और जानते हो इस शहर की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ये कि यहाँ तुम रहते हो। आज जब सब जलसे में मौजूद थे और तुम नहीं थे, मेरी नजरें बस तुम्हें ढूंढ रही थी और उस पल समझ आया कि कुछ तो है जो मुझे तुमसे जोड़े हुए है। ऐसे एहसास जिस बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। आई लव यू। कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना जवाब बाद में भी दे सकते हो। आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। जैसे ही मुन्ना को आखिरी बात याद आई उसे महसूस हुआ कि उसने गौरी के इजहार पर कोई जवाब ही नहीं दिया था। वह बिस्तर की तरफ आया और अपना फोन उठाया। उसे याद आया कि उसके पास गौरी का नंबर तक नहीं है। मुन्ना बेचैनी से अपने कमरे में यहां वहां घूमने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और काशी का नंबर डायल कर दिया। मुन्ना को यह भी ध्यान नहीं रहा कि इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। प्रिया वॉशरूम जाने के लिए उठी थी। उसने काशी का फोन वाइब्रेट होते देखा तो उठाया और नींद में कहा, हेलो। हेलो, मुन्ना ने कहा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि फोन किसने उठाया है। हेलो, कौन बोल रहा है? इतनी रात में फोन क्यों किया है? तुम पागल वागल हो क्या? प्रिया ने कहा। इस बार उसकी आवाज सुनते ही मुन्ना समझ गया कि फोन प्रिया ने उठाया है। उसने कहा, प्रिया, हम बोल रहे हैं। मुन्ना, काशी वहां है क्या? काशी सो रही है, उसे उठाऊं क्या? प्रिया ने ऊँघते हुए कहा, नहीं, उसे सोने दो, हम सुबह फोन करते हैं। मुन्ना ने कहा और फोन काट दिया। प्रिया ने भी फोन रखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। मुन्ना गौरी से बात करना चाहता था लेकिन उसकी गौरी से बात नहीं हो पाई। उसने फोन रखा और बिस्तर पर आकर लेट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे मुन्ना गौरी के बारे में सोचने लगा। गौरी के साथ बिताए वो खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसके हाथ में बिस्तर के बगल में लगे लैंप का स्विच था जिसे वह कभी ऑन करता तो कभी ऑफ। कुछ देर बाद उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह शिवम ने घर की गाड़ी को इंदौर भेजना तय किया जिससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो और वे आराम से वहां जा सके। हालांकि वंश साथ जाना चाहता था लेकिन शिवम ने मना कर दिया। गौरी, रितु, प्रिया और काशी अपने अपने सामान के साथ बाहर खड़ी थी। शिवम और सारिका ने गौरी, रितु और प्रिया को खूब सारे तोहफे दिए। रितु और प्रिया जाने से पहले सबके साथ सेल्फी ले रही थी। वहीं गौरी और काशी अपने आप में परेशान। काशी शक्ति को लेकर परेशान थी। जिस तरह से मुन्ना ने कल उसे मारा था सोचकर ही उसे शक्ति के लिए बुरा लग रहा था। वह शक्ति से मिलना चाहती थी लेकिन शक्ति की सलामती के लिए उससे दूर रहना भी बहुत जरूरी था। शक्ति ने पहली बार भले काशी का दिल तोड़ा हो लेकिन काशी के दिल में शक्ति के लिए भावनाएं अभी भी मौजूद थी। गौरी मुन्ना का इंतजार कर रही थी। जब से उसने मुन्ना को आई लव यू कहा था तब से मुन्ना की उससे कोई बात नहीं हुई थी।
ना ही मुन्ना ने उसके सवाल का जवाब दिया। गौरी कुछ कदम चलकर मेन गेट की तरफ जाती और परेशान सी वापस चली आती। शिवम ने देखा तो गौरी से पूछ लिया, गौरी बेटा कोई आने वाला है क्या? हाँ नहीं अंकल, वो अनु आंटी और मुरारी अंकल नहीं आए ना, इसलिए सोचा जाने से पहले उनसे मिल लिया जाए। गौरी ने बहाना बनाते हुए कहा, मिलना क्या है, हम ड्राइवर से कह देंगे, आप सब लोग उनके घर होते हुए चले जाना, शिवम ने कहा। गौरी ने जैसे ही सुना उसका चेहरा खिल उठा। अब जाने से पहले वह मुन्ना से मिल पाएगी, सोचकर ही उसके मन में तितलियां से उड़ने लगी और उसने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वंश ने गौरी के पास आकर कहा। वो क्यों? गौरी ने हैरानी से पूछा तो वंश ने गौरी का सर गेट की तरफ घुमा दिया जहां से मुरारी की गाड़ी चली आ रही थी। गाड़ी में अनु मुरारी के साथ मुन्ना भी होगा सोचकर गौरी का दिल धड़कने लगा। गाड़ी आकर साइड में रुकी। गौरी आस भरी नजरों से उस ओर देखने लगी, लेकिन ये क्या, गाड़ी से सिर्फ मुरारी और अनु ही उतरे थे, मुन्ना उनके साथ नहीं था। अनु और मुरारी मुस्कुराते हुए सबकी तरफ चले आए। अनु मौसी, मुन्ना भैया कहाँ है? वो नहीं आए आपके साथ? काशी का सवाल अनु से था, जो कि गौरी पूछना चाहती थी, लेकिन काशी ने उसके लिए ये सब आसान कर दिया। गौरी उनसे कुछ ही दूर खड़ी रही। मुन्ना सो रहा था, रात में देर से घर आया था और काफी थका हुआ भी था, तो मैंने उसे नहीं उठाया, अनु ने कहा। ओह फिर कोई बात नहीं, काशी ने मुस्कुरा के कहा और अनु मुरारी से बातें करने लगी। गौरी ने जब सुना कि मुन्ना सो रहा है तो वो खुद में ही बड़बड़ाने लगी। हाँ क्या कहा? सो रहा है? मैं सुबह से उसका वेट कर रही हूँ और वो सो रहा है। इस लड़के में पक्का कुछ गड़बड़ है। कल जब मैंने इसके सामने आई लव यू कहा तब भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं ये सोचकर कि एक लड़की ने उसे पहले प्रपोज कर दिया है, उसके भाव तो नहीं बढ़ गए? ये तुमने क्या किया गौरी? उसे लग रहा होगा तुम एक मॉडर्न सोच की लड़की हो जिसने बिना किसी फीलिंग के उसे आई लव यू बोल दिया है, इसलिए वो कल चुप था और आज भी नहीं आया। तुम एक नंबर की स्टूपिड हो, तुम्हें इतनी जल्दी उसे आई लव यू नहीं बोलना चाहिए था। पागल, डम, तुमने तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो कितना अजीब है, मैं वापस जा रही हूँ और वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। मैंने उसे प्रपोज क्यों किया? ओह! खुद में बड़बड़ाते हुए गौरी ने आखिर में अपने बाल नोच लिए। वह मुन्ना को पसंद करती थी और मुन्ना को लेकर उसके दिल में भावनाएं भी थी, पर बिना मुन्ना के दिल की बात जाने उसने सीधा उसे प्रपोज कर दिया और मुन्ना ने उसे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ए गौरी, तुम अपने बाल क्यों नोच रही हो? वंश ने देखा, जो कि उसके बगल में खड़ा था। समझता क्या है अपने आप को? क्यूट सा चेहरा बनाकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और बाद में ऐसे इग्नोर करता है जैसे जानता तक नहीं। मैं ही पागल हूं जो उसका वेट कर रही हूं। वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आह! गौरी ने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखों पर आए बालों को होठों से फूंक मारकर ऊपर उड़ाते हुए कहा, लेकिन वो बाल वापस चले आए। वंश ने देखा तो अपनी उंगली से उसके बालों को साइड करते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या हुआ है? गौरी वंश की तरफ पलटी और कहा, पता है तुम्हें, पहले मैं तुम्हें लेकर बहुत गलत थी। तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे दिल में जो होता है वो तुम साफ साफ बोल देते हो। तुम और लोगों की तरह बातों को छुपाते नहीं हो, अच्छा होने का दिखावा नहीं करते। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब तुम मेरी तारीफ कर रही हो? वंश ने गौरी के माथे को छूकर देखते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। गौरी ने उसका हाथ नीचे करते हुए कहा तो वंश मुस्कुराया और कहा, तुम ठीक ही अच्छी लगती हो, चलो अब मुस्कुरा भी दो। वंश ने रिक्वेस्ट की तो गौरी मुस्कुरा दी, लेकिन अभी भी उसकी आंखें इस उम्मीद में गेट की तरफ चली गई कि लास्ट मोमेंट पर ही सही, पर शायद मुन्ना आ जाए। अच्छा, इंदौर जाकर तुम मुझे याद करने वाली हो क्या? वंश ने एकदम से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे सबसे ज्यादा तंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करने वाली।
गौरी ने अपने बालों को सही करते हुए कहा। लेकिन मैं करूंगा। हाँ, ये सच है, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से बातें की है, उनके साथ घूमा फिरा हूं, लेकिन तुम सबसे अलग हो गौरी। तुम्हारे लिए दिल में एक खास जगह हमेशा रहेगी। तुम भले मुझे याद करो ना करो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूं। वंश गौरी को देखते हुए बड़बड़ाया। अब तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? चलो चलते हैं। गौरी ने कहा तो उसकी नजर वंश के बालों पर चली गई, जहां कुछ लगा हुआ था। वंश की हाइट गौरी से ज्यादा थी, इसलिए गौरी ने अपनी एड़ियां उठाई और वंश के बालों को सही करते हुए कहा, अब ठीक है, कहकर गौरी चली गई। लेकिन वंश वहीं खड़ा रह गया। आज से पहले कोई लड़की उसके इतना करीब नहीं आई थी। वंश के मन में गौरी को लेकर भावनाएं पनपने लगी थी। वह गौरी को पसंद करने लगा था जब से गौरी बनारस आई थी। उसका बाहर जाना कम हो चुका था, ना ही वह ज्यादा फोन इस्तेमाल करता, और ये बदलाव उसमें कब होने लगे वो खुद नहीं जानता। मुस्कुराते हुए वह भी बाकी सबकी तरफ चला आया। शिवम ने देखा कि जाने का समय हो रहा है तो उसने सबको गाड़ी में बैठने को कहा। उनका सामान दीना ने पहले ही डिक्की में रख दिया था। भारी मन से काशी गाड़ी में आ बैठी। गौरी आगे ड्राइवर के बगल में बैठ गई और बाकी तीनों पीछे। सबने अपना हाथ हिलाते हुए उन चारों को बाय बोला और गाड़ी वहां से निकल गई। वंश गौरी को देखकर हाथ हिलाते रहा। जैसे जैसे गाड़ी जा रही थी, वंश के चेहरे की मुस्कुराहट भी कम हो गई। वह अंदर गया और दौड़कर छत पर चला आया। यहां से एक बार फिर उसने जाती हुई गाड़ी को देखा और अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में नमी उतर आई है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वंश जाती हुई गाड़ी को देखकर हाथ हिलाता रहा और कुछ देर बाद गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई। मुझे लगा शक्ति तुमसे मिलने आएगा, काशी के बगल में बैठी रितु ने कहा। इतने अपमान के बाद वो हमसे मिलने क्यों आएगा? और ये अच्छा है कि वो हमसे ना ही मिले। हम फिर से उसकी जान को दांव पर नहीं लगा सकते, काशी ने बुझे स्वर में कहा। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती भी है, तुम्हें एटलीस्ट उसकी बात सुननी चाहिए थी, प्रिया ने कहा। गौरी ने सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने पीछे गर्दन करते हुए कहा, रितु, प्रिया, तुम दोनों से परेशान करना बंद करो। हम सब वापस इंदौर जा रहे हैं, इसलिए यहां जो कुछ भी हुआ है उसे यहीं छोड़ दो। 1 महीने बाद सबके एग्जाम्स है और बेहतर होगा हम उन पर ध्यान दें। मुन्ना का गुस्सा गौरी ने इन दोनों पर निकाल दिया और फिर खींचते हुए गर्दन घुमा ली। ड्राइवर सब सुन रहा था, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। काशी का मन उदास हो चुका था। उसने अपने हाथों को खिड़की पर रखा और अपना मायूस चेहरा टिका लिया। शक्ति भैया, काशी दीदी वापस बड़े शहर जा रही है। मंदिर की संध्या आरती में रोज शाम डमरू बजाने वाले कान्हा ने आकर कहा। शक्ति ने जैसे ही सुना, वह उठा और तेजी से वहां से निकल गया। काशी को सच बताए बिना वह जाने नहीं दे सकता था। पंडित जी स्नान करके वापस अपने कमरे की तरफ जा रहे थे कि उन्होंने जब शक्ति को देखा तो उसे रोकने के लिए उसके पीछे आते हुए कहा, शक्ति कहाँ जा रहे हो? अभी तक तुमने जख्म भरे नहीं हैं। शक्ति, हमारी बात सुनो। शक्ति ने कुछ नहीं सुना और वहां से चला गया। पंडित जी ने देखा तो मंदिर की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, उसकी रक्षा करना महादेव। शक्ति के सर और हाथ पर पट्टी बंधी थी। आंखों के नीचे मार के निशान थे और वह काफी बीमार भी दिख रहा था। शक्ति को बस किसी भी हाल में काशी को रोकना था, इसलिए वह उस रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा जिधर से उनकी गाड़ी को निकलना था। एक पल तो ऐसा आया कि गाड़ी बिल्कुल शक्ति के सामने से गुजरी, लेकिन शक्ति नहीं देख पाया। भागने की वजह से उसके हाथ में लगी चोट से खून बहने लगा था और उसी को देखने के लिए उसने गर्दन घुमा ली और गाड़ी वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही गाड़ी दूसरे रास्ते पर मुड़ी, शक्ति को खिड़की से सर लगाए काशी का चेहरा दिखा और वह उस तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। उस ओर से लोगों की भीड़ निकली और शक्ति आगे नहीं जा पाया। गाड़ी वहां से जा चुकी थी। शक्ति के पास अब एक ही रास्ता था। वह उस रास्ते पर बने घाट के मंदिर की छत पर चला आया।
और खड़ा होकर उस गाड़ी को देखने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा तो उसे काशी दिखाई दी। शक्ति उस वक्त तकलीफ में था, लेकिन काशी को देखकर मुस्कुरा उठा। उसकी आंखों में काशी के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। खिड़की से अपना चेहरा लगाए शक्ति काशी के बारे में सोच ही रही थी, तभी रितु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काशी, शक्ति वो वहां। काशी ने रितु की बताई दिशा की तरफ देखा तो पाया कि शक्ति वहां खड़ा है और उसे ही देख रहा है। काशी की आंखों में आंसू भर आए। गाड़ी बढ़ गई, लेकिन काशी शक्ति को देखती रही। गाड़ी एक बार फिर गली में मुड़ गई और शक्ति उसकी आंखों से ओझल हो गया। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, शक्ति दीवारों को फांदते हुए उस तरफ चला आया जिस तरफ पर गाड़ी गई थी। काशी को एक बार फिर शक्ति नजर आया और इस बार उसकी आंखों में ठहरे आंसू बह गए। उसने खिड़की बंद कर ली और अपना सर अंदर सीट से लगा लिया। गाड़ी वहां से निकल गई, लेकिन इस बार शक्ति उस गाड़ी के पीछे नहीं गया, बल्कि उसने अपनी आंख से गिरने वाले आंसुओं को अपनी बाजू से पहुंचा और वापस जाने के लिए पलट गया। राजन भैया, जे तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा। मतलब घर में तुम अपने पिताजी से दब के रहो, कॉलेज में साला वंश मुन्ना से डर के रहो, और तो और एक ठो लड़की पसंद किए रहे, वो भी ससुराल शक्तियां ले गया। हमको ना बहुत तरस आ रहा है तुम पर। भूषण ने राजन की खटिया के पास बैठते हुए कहा। तो हम का करें भूषण? तुमने सुना ना पापा का कह रहे? राजन ने दातुन को मुंह से नोचते हुए कहा। अरे तुम्हारे पप्पा है एक नंबर के डरपोक। शिवम गुप्ता और विधायक के नाम से फटती है उनकी। पर तुमको क्या हो गया? तुम वो साला अपने पहले प्यार को ऐसे ही चले जाने दोगे? भूषण ने आग में घी डालने का काम किया। बात तुम्हारी ठीक है भूषण, पापा की शिवम गुप्ता से दुश्मनी है तो खुद निपटे। साला उनके चक्कर में हम अपने प्यार की कुर्बानी काहे देवे? राजन ने कहा तो भूषण मुस्कुराया और कहा, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। शक्ति से कैसे निपटना है जी आप देख लो। कहकर भूषण वहां से चला गया। प्रताप के घर में काम करने वाले नौकर ने सुना तो कहा, ए भूषण, तुम राजन भैया को का उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो? देखो बेटा, ऐसा है, तुम ना हमरे से रहो दूर और मुंह में जमा लो दही, वरना इतनी कुटाई करेंगे तुम्हारी कि बनारस में दिखोगे नहीं। का समझे? भूषण ने कहा और वहां से चला गया। जो जितना करीबी होता है वो धोखा भी उतना ही बड़ा देता है। काश ये बात राजन भैया बहुत ही जल्दी समझ जाए। नौकर ने कहा और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 74। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या वंश मुन्ना को बताएगा अपनी फीलिंग्स के बारे में? शक्ति कैसे करेगा कम अपनी तकलीफ को? आखिर क्या है भूषण के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।